नमस्कार, आप देखें इन न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रियव्रत दीक्षित। हमारे खास कार्यक्रम राजधर में आप सभी का स्वागत है। तो रूस यूक्रेन के बीच छिड़ी जंग बढ़ती जा रही है। वहीं बेलारूस में दोनों देशों के बीच हुई वार्ता बेनतीजा रही। इस बीच रूस ने परमाणु ट्रायल की तैयारी भी शुरू कर दी है और खबरों के मुताबिक यूक्रेन की राजधानी कीव की ओर से 64 किलोमीटर लंबा रूसी सैन्य काफिला बढ़ रहा है। इसकी सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी हुई हैं। वहीं संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद ने इमरजेंसी डिबेट के पक्ष में 29 वोट पड़े हैं और अब भारत समेत 13 देशों ने इसे वोटिंग में भाग लिया है। वहीं नाटो प्रमुख ने कहा कि रूस की धमकियों के बावजूद गठबंधन को अपने परमाणु हथियारों के अलर्ट स्तर पर बदलने की कोई आवश्यकता नहीं है। वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन में रूसी हमलों के हालात अब बद से बदतर होते जा रहे हैं। एक हवाई हमले में खरकीव में भारतीय छात्र की भी मौत हो गई है। यह जानकारी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने दी है। आज रूस हमले में मारे गए भारतीय छात्र का नाम रमीन है, जो कर्नाटक का रहने वाला था। आज सुबह से रूस ने यूक्रेन के सभी बड़े शहरों में हमले तेज कर दिए हैं। कीव सेना की तरफ से रूसी सेना का बड़ा काफिला तेजी से बढ़ रहा है। वहीं माना जा रहा है कि अगर जंग नहीं रुकी तो आने वाले कुछ दिनों के अंदर ही दोनों देशों का युद्ध पूरे विश्व को वर्ल्ड वॉर में झोंक देगा। तो वहीं यूक्रेन में फंसे भारतीय छात्रों को लाने के लिए भारत की तरफ से 4 सीनियर मंत्रियों को यूक्रेन के पड़ोसी देशों में भेजा गया है। जिन मंत्रियों को भेजा गया है उनमें हरदीप पुरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, किरेन रिजिजू और जनरल वीके सिंह के नाम शामिल हैं। तो वहीं युद्ध स्तर पर यह भी कार्य चल रहा है। लगातार जिस तरीके से अगर बात की जाए तो भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। जो भी छात्र और नागरिक वहां पर भारतीय नागरिक यूक्रेन में फंसे हुए हैं, युद्ध के बीच जिंदगी खार्किव में बहुत बड़े पैमाने पर और कीव में बहुत बड़े पैमाने पर हमले हो रहे हैं। हिंदुस्तान की एम्बेसी ने साफ तौर पे बच्चों को कहा है कि सुरक्षित रहने के लिए किसी भी हालत में कुछ भी हो जाए बंकर्स को मत छोड़िए। ये स्टूडेंट जो है मॉल में चला गया कुछ खरीदने के लिए और मॉल के ऊपर हमला हो गया और उसमें इसका डेथ हो गया। पूरे देश को ये बड़ा बड़ा दुख लगा है। लेकिन इस माफ़ी की खबरें और भी आ सकती हैं, क्योंकि जिस माफ़ी का भी भयंकर और भयानक हमले हो रहे हैं खार्किव के ऊपर और कीव के ऊपर, वहाँ से निकलना ही बड़ा मुश्किल है। नॉट ओनली फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ द इंडियन कम्युनिटी, जो हर प्रकार के हमारे पत्रकार वहाँ पे हैं, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों या प्रिंट मीडिया के हों या डिजिटल मीडिया के, सोशल मीडिया, उनका भी निकलना जो है काफ़ी से ज़्यादा चिंताजनक है और काफ़ी मुश्किल है। क्योंकि लड़ाई में आप किसी प्रकार से पहचान नहीं सकते कौन फ्रेंड है कौन फो है उस इलाके में। और रशिया इस माफिक के भी वेपन्स इस्तेमाल कर रहा है, जैसे वैक्यूम बॉम्ब जो है पूरी ऑक्सीजन को तकरीबन 100 मीटर के दायरे को खींच लेता है और बड़ी भयंकर आग लग जाती है और टेम्परेचर 1000 से 10,000 डिग्री तक चला जाता है। उस समय बॉडीज़ पूरी वेपराइज हो जाती है। ऐसे उस इलाके में 100 मीटर के अंदर आप खड़े हो तो आप बच नहीं सकते। और अंडरग्राउंड भी हो, बंकर्स में भी हो, तो उसमें भी अगर टेम्परेचर 1000 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा तो इफेक्ट हो सकता है। तो ऐसे में बहुत ही लाजमी है कि अपने आप को बचाओ और तमाम जो एडवाइजरी दी जा रही हैं उनका किसी भी हालत में उल्लंघन ना करो। रोमानिया बॉर्डर से एग्जिट करना थोड़ा सा तकलीफदायक है, जैसे कि मुझे 2 रातें लगी और इस 2 रातों में मैंने बहुत माइनस टेम्परेचर था और स्नोफॉल भी हुआ, वो मैंने झेला। लेकिन ये ज़रूरी था क्योंकि मुझे यूक्रेन से एग्जिट करने के लिए यही एक चारा मुझे दिख रहा था। और दूसरी बात थी खाने की वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। खाने में बहुत सारे वॉलंटियर्स वहाँ पे हैं जो आपको खाने में आपको खिचड़ी मिल जाएगा, कटलेट मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें मिल जाएगी, ब्रेड उसकी चिंता नहीं, पानी आपको मिल जाएगा। लेकिन ये है कि जैसे कि मेरा जब नंबर आया तो वो सुबह 6 बजे आया था आज और 28 को, और तो फिर अब मैं यहाँ पे 11:30 का आसपास वक्त हो रहा है। मैं 5 घंटे मतलब बॉर्डर भी क्रॉस कर गया। ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा बिल्कुल भी। जब एक बार आपका नंबर आएगा सब कुछ क्लियर हो जाएगा ना, मतलब तो 1 घंटा मेरे पास मुश्किल है। 30 मिनट बहुत है, फिर सब काम क्लियर हो जाएगा जल्दी जल्दी। तो पेशेंस रखना, बस पेशेंस से बस। तरीके के हालात बने हुए हैं, सच में चौंकाने वाले हैं और सबको चिंता में डालने वाले हैं।
तो जिस तरीके से हालात बने हुए हैं सच में चिंता का विषय है, क्योंकि जिस तरीके से भारतीय छात्र वहां पर फंसे हुए हैं, भारतीय नागरिक वहां पर फंसे हुए हैं, ये एक चिंता का विषय है। तो वहीं भारत सरकार की बात कर लें तो लगातार जिस तरीके से भारतीय सरकार युद्ध स्तर पर लगातार काम कर रही है और जो भी लोग वहां पर फंसे हैं उन्हें निकालने का कार्य लगातार जारी है। फिलहाल आज इसी पर चर्चा करेंगे और हमारे साथ तमाम मेहमान मौजूद हैं। आपसे परिचय करा देते हैं। अश्विनी शाही हमारे साथ बीजेपी से मौजूद हैं, जयेश गुरनानी हमारे साथ प्रवक्ता कांग्रेस से मौजूद हैं, शायद साथ ही सीएम पपने हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर मौजूद हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। शुरुआत आपसे कर लेता हूं सीएम पपने साहब। जिस तरीके से अगर बात की जाए तो आज रात कुछ भी हो सकता है। यूक्रेन और रूस के बीच जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, आज रात कुछ भी हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अब शामिल ईयू में भी शामिल हो गया है देश। अगर यूक्रेन की बात की जाए तो आज की रात जो है वो दोनों देशों के लिए कुछ भी होने वाली बात है। प्रियव्रत जी, जिस तरीके से अपना छन छन के वहां से खबरें आ रही हैं और जिस तरीके से भी हमने देखा कि आज सुबह अपना जो है प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना राष्ट्रपति कोविंद जी से अपना मुलाकात की है, उनकी पूरी घटना के बारे में उनको बताया है। और जिस तरीके से अपना अमेरिकी खुफिया विभाग ने जो सूचना दी है, जो सैटेलाइट के द्वारा जो भी वहां से जो अपना सूचनाएं आ रही है एक्चुअली, जिसमें कि बताया गया है कि 84 किलोमीटर का अपना जो है एक अपना सैन्य बल जो है अपना यूक्रेन की ओर अपना कीवी की ओर अपना बढ़ रहा है। एक्चुअली बात यह है तो जिसके अंदर उनके अपने बख्तर गाड़ियां हैं, ट्रक है और काफी सैन्य बल की टुकड़ियां उसके अंदर अपना है एक्चुअली। तो ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है कि कहीं ऐसा न हो कि ये आज रात्रि में ही कुछ अपना इस तरह कोई घटनाक्रम एक्चुअली अपना वैश्विक फलक पर अपना घट जाए, जिससे कि यूक्रेन एक तबाही की हो जाए। एक्चुअली बात यह है तो ऐसे में जिस तरीके से अपना वहां पर अपना देखा गया था कि अपना जो है अपना वहां के यूक्रेन के राष्ट्रपति ने जो है वहां के अपने स्थानीय लोगों से अपना पूरे यूक्रेन के लोगों से अपना ये आग्रह किया था कि वो पेट्रोल बम अपने पास बना के रखे और जहां जहां भी अपना रूसी सैनिकों का जमावड़ा होता है वहां उन पर उनका प्रयोग करें। इसकी बात यह है तो ऐसे में जिस तरीके से अपना रूसी राष्ट्रपति ने भी अपना डिक्लेयर किया है कि उन्होंने काफी टैंक उनके तोड़े हैं, काफी सैन्य बलों का नुकसान हुआ है, लेकिन साथ ही जिस तरीके से अपना यहाँ पर जो नुकसान हुआ है एक्चुअली हम अपना कहेंगे यूक्रेन के अंदर, तो ये एक्चुअली काफी अपना एक अपना मैं समझता हूँ कि किसी देश के लिहाज से, किसी प्रोग्रेसिव देश के लिहाज से एक्चुअली बात है ये सब ठीक नहीं है एक्चुअली। तो इसे किस तरीके से अपना काबू पाया जाएगा या किस तरीके से आज जो भी आपने जो अपना सवाल भी किया है कि कहीं ऐसा न हो कि आज इस तरह कोई घटना घट जाए, तो इसमें कहीं कोई मतलब संभावना व्यक्त की जा सकती है कि बहुत बड़ी घटना अपना जो है घट सकती है। बिल्कुल। हमारे साथ अश्विनी शाही बीजेपी से मौजूद। अश्विनी जी, चुनौतियां बहुत हैं बीजेपी के सामने, सरकार के सामने, क्योंकि जिस तरीके से लगभग 18 से 20 हज़ार वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं। ऐसे में आज एक छात्र की मौत होना भी दुखद है भारतीयों के लिए। तो ऐसे में कैसे मोर्चा संभाला जाएगा? मैं अपने उस भारतीय छात्र के मौत पर मैं विनम्र श्रद्धांजलि देता हूं उसको। भारत सरकार ने अपना बेहतर प्रबंधन किया है वहां, और अकेली एक भारत सरकार ही है। देखिए, अमेरिका ने, नाइजीरिया ने, कई देशों ने अपने लोगों को इवैक्यूएट नहीं किया है। बहुत लोगों को जो है अभी पाकिस्तान ने तो खैर उसकी बात ही नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उसने तो कहा ही नहीं है, उसके लड़के रो रहे हैं कि इंडिया हमसे बेहतर है। तो वहां पर ये देखना होगा कि भारतीय, देखिए शुरू में एडवाइजरी जब जारी की गई 24 तारीख को, उस समय जहाज गए और खाली वापस आए थे। तो अब चलिए, वो उसका मुद्दा नहीं है कि हमने भेजा और वापस आ गए, बच्चे नहीं आए। आज सबसे बड़ी समस्या है बच्चों को इवैक्यूएट करना वहां से। कीव में कल भारत सरकार के अनुरोध पर कुछ स्पेशल ट्रेनें चलाई गई जो बॉर्डर की तरफ जाती थी। वो उसमें कुछ लोग अपना रेस्क्यू किए गए, अपना निकाले गए। जो लोग वहां पर हैं, बीच में कुछ जगहों से ये आया कि एक वहां पर एडवाइजरी जारी हुई कि तिरंगा झंडा लेकर जाइए, तो लोगों को बेहतर तरीके से निकलने दिया गया। पोलैंड से लेकर रोमानिया, चाहे जहां भी है, माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए यहाँ पर जो हमारे धर्म गुरु हैं, हमारे जो रवि, जैसे श्री श्री रविशंकर जी, और जो वहां पर क्या कहते हैं स्वामी नारायण मंदिर के, ये बहुत अनुयायी हैं, बहुत से उनके वहां सेंटर बने हुए हैं, उनको भी अनुरोध किया। वो लोग भी एक वॉलंटियर के रूप में आगे आए और भारतीय छात्रों की मदद कर रहे हैं।
लेकिन आज युद्ध बहुत ही भयावह स्थिति में आ रहा है धीरे धीरे। मुझे तो आज, जैसा आज कहा आपने कि आज की रात, मुझे नहीं लग रहा कि आज की रात, जैसे युद्ध तो भयावह है ही है, लेकिन आज बिल्कुल, की युद्ध रात में तो कोई उतना भयावह नहीं होगी लिमिटेशंस होती ही जितनी नहीं कल है। की होगी। जी युद्ध में तो कोई लिमिटेशंस होती नहीं है अश्विनी शाही जी। नहीं नहीं, भयावह तो है ही है। मैं ये कह रहा हूं कि आज की रात वो जो कल्पना आप कर रहे हैं शायद न हो, क्योंकि उनकी वार्ता चल रही है अभी यूक्रेन और उसकी रूस की। तो आज समझने के बाद हो सकता है कल और भयावह स्थिति हो। तो आज अभी 10-12 घंटे का समय है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी कहना चाहता हूं कि जो खार्किव या कीव में लोग फंसे हुए हैं, जो भी, एक और सूचना है कि एक रोड पूरी खाली है जिस पर कि रशियन, उसने ये कहा है कि इस पर कोई अटैक नहीं होगा और चीजें चलती जाएंगी, और उससे लोग चल भी रहे हैं, निकल भी रहे हैं वहां से कीव को खाली करने के लिए। उस रोड पर कहीं कोई अटैक नहीं हो रहा है। तो भारतीय सरकार इस समय, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने नेतृत्व में इस कब्जे में लिया है, सबको माननीय मंत्रियों को भेजा है। आज एक एक वहां जो छात्र है हमारा, उस पर सरकार की नजर है कि कैसे उसको निकाला जाए, और हम जल्दी निकाल लाएंगे, क्योंकि देखिए एयरफोर्स के भी प्लेन को डिप्लॉय किया गया वहां, हमारा ग्लो मास्टर भी जाएगा, ले आएगा। अब प्लेन की संख्या भी हम बढ़ा रहे हैं। तो धीरे धीरे हम, ईश्वर से कामना हमारी होगी और सरकार की जो इच्छा है, ये दोनों साकार होता हुआ नजर आएगा। हम जल्दी से जल्दी इवैक्यूएट करें। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी शाही जी लौटेंगे आपके पास। सीएम पटने साहब, एक चीज और आपसे समझना चाहूंगा भाई, कि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो एक तरफ यूक्रेन जो है वो दूसरे दौर की बातचीत के लिए तैयार है, और दूसरी तरफ यूक्रेन ये भी मांग करता है कि रूस को आतंकी देश घोषित कर दिया जाए। तो ऐसे में कहां तक ये दोनों बातों में सार्थकता साबित होती है कि भाई अगर आप बातचीत के जरिए अगर आप मुद्दा सुलझाना चाहते हैं तो आपको उस तरीके की बात करनी चाहिए। दूसरी तरफ आप ये भी कह रहे हैं कि रूस को आतंकी देश घोषित कर दिया जाए, तो ये तो सीधे सीधे आमने सामने की बात एक बार फिर से और सामने आ जाती है। प्रियव्रत जी, जिस तरीके से भी आपने सवाल किया है दरअसल, और जिस तरीके से अपना यूक्रेन और रूस की जो पहली वार्ता अपना बेलारूस में जो अपना हुई है, जो कि बेनतीजा अपना रही एक्चुअली, उसके बाद ये तय किया है कि अपना दूसरे दौर का भी अपना वार्ता शुरू होगी। लेकिन एक्चुअली ये यहाँ पर सवाल ये नहीं है। सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरीके से रूसी अपना प्रधानमंत्री अपना पुतिन ने जिस तरीके से अपना जो है परमाणु बम का भी एक अपना जिक्र किया है कि अगर ज्यादा हमें अगर जरूरत पड़ी तो हम परमाणु बम का प्रयोग कर सकते हैं। और जिस तरीके से अपना यूक्रेन में जो बमबारी की गई है, उसमें जो अपना कयास लगाए जा रहे हैं कि कई घातक बमों का भी यहाँ पर प्रयोग किया गया है। जिस तरीके से अपना रिहायशी इलाकों में नुकसान हुआ है, जिस तरीके से करीब 500 के करीब 550 के करीब अपना नागरिकों के मारे जाने की सूचना है, सैनिक तो मर ही रहे। उसके अलावा 5 लाख लोग जो अपना यूक्रेन के अपना जो बेघर हो गए हैं, एक्चुअली बात यह है, जिस बमबारी से और जिस तरीके से अपना युद्ध का जो अपना पूरा एक बाजरा छिड़ा हुआ है एक्चुअली। तो इससे दरअसल मेरा तो यही कहना है कि अपना जो है जिस तरह यूक्रेन के राष्ट्रपति ने अपना डिक्लेयर किया है, जिस तरह उन्होंने अपना सुरक्षा परिषद को भी कहा है कि यहाँ से इनको हटाया जाए, इनकी अपने जो है सदस्यता खत्म की जाए एक्चुअली। और जिस तरीके से हमारे पर विश्व के अन्य देशों के बंदरगाह है या अपना एयर स्पेस है, उन पर बैन लगाया जाए रशिया के लिए। उनके डिमांड बिल्कुल सही है। एक्चुअली बात यह होता क्या है एक्चुअली जो है प्रदर्शन, जिस तरीके से अगर हम एक अवलोकन करते हैं धरातल पर जाकर, आप ये देखिए कि जिस तरह 21 फरवरी को अपना जो है अपना रशिया जो है वहां के अपना अलगाववादी क्षेत्रों को जो मान्यता देता है, एक्चुअली बात यह, उसके अगले दिन फिर वो जो है अपना सैन्य अपना बलों का जो है प्रयोग करके जो है अपना यूक्रेन की ओर अपना कुछ करने की कोशिश करता है। एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में जो है जिस तरीके संकट अपना यूक्रेन के ऊपर गहराया हुआ है, जो उन्होंने अपना स्टेटमेंट दी है, मैं समझता हूं कि इनके स्टेटमेंट अपने देश की सुरक्षा के लिए या अपने देश की मजबूती के लिए अन्य देशों से जो वो आग्रह कर रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक है। सीएम पटने साहब, लेकिन एक चीज और भी है, अगर समझने की कोशिश की जाए, कल ये भी हो सकता है क्योंकि बाकी देश जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को, अगर बात की जाए तो कल ये भी हो सकता है कि अगर जो एयर फ्लाइट उड़ रही हो या जो एयर स्पेस में उड़ रहा हो, उस पर मार्क तो यूक्रेन का होगा, लेकिन उसके अंदर जो बैठा पायलट होगा वो हो सकता हो ऑस्ट्रेलिया का हो या इंडिया का हो। यह भी हो सकता है क्योंकि यूक्रेन को जिस तरीके से समर्थन मिला है, यूए में भी आज शामिल हो गया है वो। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए जिस तरीके से अपना वहां से हमारे पास छन छन के जो खबरें आ रही है
इसमें देखिए ऑस्ट्रेलिया ने अपना पूरा अपना समर्थन दिया है, कनाडा है अपना जो है, और जैसे बुल्गारिया है अपना, यूरोपीय अपना यूनियन के जितने देश है अपने सबने किया है, पोलैंड ने किया है, इसको स्लोवाकिया ने किया है, एक्चुअली बात क्या है। तो ऐसे में जिस तरीके से उन्होंने अपना यूक्रेन से कहा है कि हम आपको अपना टैंक दे देंगे, हम आपको अपना लड़ाकू विमान दे देंगे, हम आपको कोई मदद पहुंचाएंगे, और इसी तरीके से भारत ने भी जिस तरीके से आज से जो वहां पर अपना जो है अपना मेडिकल साथ सुविधाएं जो भेजने का जो है अपना एक अपना प्लान किया है, एक्चुअली बात यह है। तो मैं समझता हूं कि अपने विश्व के लगभग अपना देशों ने जो जिस तरह यूक्रेन को मदद करना चाह रहे हैं, और ये अपना रसिया की जो दादागिरी है इस पर थोड़ा सा अंकुश लगाने की अपना कोशिश कर रहे हैं। मैं समझता हूं कि अपना उनका ठीक ठाक अपना एक मानव हित के लिए एक्चुअली ये उनका अपना जो नजरिया जो है जो सटीक बैठता है। बिल्कुल सीएन पपने साहब लौटेंगे आपके पास, लेकिन यहाँ पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी चर्चा लगातार जारी है। तो ब्रेक के बाद आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम राजधर में स्वागत है। तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद है। चर्चा की शुरुआत करते हैं। जयेश गुनानी जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं, क्योंकि जिस तरीके से अगर बात की जाए तो युद्ध तो रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है, लेकिन चीज़ों का जो प्रभाव है, जो मार्केट का प्रभाव है, वो भारत में भी देखने को मिल रहा है। तेल महंगे हो रहे हैं, बात की जाए तो सिलेंडर भी महंगा हो गया है। तो इससे किस तरीके से देखते हैं आप? देखिए, जो सीधा असर है यूक्रेन और रूस के बीच में जो लड़ाई छिड़ गई है, उसका असर बिल्कुल भारत के ऊपर देखने को मिल रहा है। आपने महंगाई की बात करी, मैं इससे पूर्णतः सहमत हूं कि हाँ, महंगाई जो है वह निरंतर, वैसे तो पहले भी बढ़ रही थी महंगाई, ऐसा नहीं है कि एकाएक जो है या युद्ध के बाद बढ़ी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जो है शायद यह बोले जब कोई महंगाई पर डिबेट होगी तो वह यही कहेंगे, यही तर्क लाएंगे कि चूंकि रूस और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ गया इसलिए महंगाई बढ़ी। तो मैं पहले से ही इसको साफ कर दूं कि नहीं, महंगाई तो पहले से ही बढ़ रही थी। ये जो यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध हुआ है, इसने आग में घी का काम किया है। और दूसरी बात, महंगाई, बेरोजगारी, इन सबको एक मिनट के लिए दरकिनार करते हुए यदि हम बड़े मुद्दे की बात करें तो आज भारत के जो नौजवान हैं जो यूक्रेन में शिक्षा ग्रहण करने गए थे, आज उनकी जान पर आफत मंडरा रही है। आज ही एक नौजवान ने अपनी जान खोई है, और करीब 20,000 नौजवान जो शिक्षा ग्रहण करने यूक्रेन गए थे, उनमें से मात्र और मात्र 1300 नौजवानों को ही भारत सरकार स्वदेश वापस लेकर आ पाई है। बाकी लोगों को क्या होगा? बाकी आज भी वहीं पर जारी फंसे है हुए ना, हैं। निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से वह छात्र जो हैं वह अपील कर रहे हैं सरकार से कि कृपया हमें हमारे देश वापस लेकर आइए। कुछ छात्र यह कह रहे हैं कि जहां पर उनका छात्रावास है वहां से बॉर्डर जो है वह 800 किलोमीटर दूर है, और सरकार यह कह रही है कि आप सरहद तक आ जाइए, बॉर्डर तक आ जाइए, उसके बाद भारत लाने की जवाबदारी सरकार की। अब 800 किलोमीटर यदि बॉर्डर दूर है तो आखिर छात्र जाएगा कैसे वहां तक? क्योंकि इस समय रोड ट्रांसपोर्टेशन का उपयोग करना खतरे से कोई खाली नहीं है। तो आप इतना बड़ा खतरा लेकर के एक व्यक्ति, एक छात्र जो है वो कैसे जाएगा? कुछ जो छात्र हैं वह निरंतर यह कह रहे हैं कि जो यूक्रेन की पुलिस है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, वह उनका साथ नहीं दे रही है। जब वह लाइन में खड़े हुए हैं तो उनके ऊपर डंडे बरसाए जा रहे हैं, उनके ऊपर मिर्ची का पाउडर फेंक दिया जा रहा है। तो इस प्रकार की चीजें जो हैं वह लगातार संज्ञान में आ रही है, परंतु सरकार क्या कर रही है यह हमें देखना होगा। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी आज भाषण देते हुए हमको दिखे, चुनावी रैलियों में मस्त हैं। पूरी सरकार जो है उनका सिर्फ और सिर्फ केंद्र बिंदु जो है वह यूक्रेन और रूस के बीच में जो युद्ध हुआ है वह नहीं है। पूरी सरकार का केंद्र बिंदु यह नहीं है कि किस प्रकार से भारत के छात्रों को देश वापस लेकर आया जाए। पूरी सरकार जो है 5 राज्यों के चुनाव में व्यस्त और मग्न है। प्रियंका गांधी भी तो मस्त है ना, उसमें कैसे आप आरोप लगा सकते हैं? प्रियंका गांधी मस्त हैं, अगर कुछ नहीं कर सकती हैं, आराम से घर में बैठ के संवेदना व्यक्त करें और लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत बने कि हाँ भाई, यूक्रेन और रूस के बीच में युद्ध चल रहा है, हम नहीं करेंगे प्रचार। बिल्कुल, यह जो बात है आज प्रियंका गांधी पे भी लागू होती है ना। किसी राजनीतिक पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं। नहीं, शुरुआत आपने उसी तरीके से की है। बात कही वो यह है कि भारत सरकार के जो प्रतिनिधि हैं, वही प्रधानमंत्री तो भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, गृह मंत्री तो भारतीय जनता पार्टी के नहीं है, वह तो पूरे देश के हैं। और आज जब इस देश के नागरिक पर आफत आई है तो यह आला अधिकारी या जनप्रतिनिधि क्या कर रहे हैं?
यह प्रश्न मैं करना चाहता हूं। चलिए जवाब ले लेते हैं अश्विनी शाही जी से। प्रियव्रत जी, देखिए किस तरीके का बयान है कांग्रेस के प्रवक्ता का। प्रधानमंत्री क्या कर रहे हैं देश के? प्रधानमंत्री अपना काम कर रहे हैं, आपको बता के नहीं करेंगे, और आपके ज्योतिषाचार्य जो हैं, जो राहुल गांधी जी, उनको बताकर नहीं करेंगे। प्रियंका गांधी, अगर आपने सही सवाल कहा कि प्रियंका गांधी और राहुल गांधी भी चुपचाप बैठ जाते हैं कि भाई वहां से बहुत संवेदना है, हम चुनाव प्रचार बंद करते हैं, तो एक समझा जाता है। लेकिन देश के प्रधानमंत्री हैं और राजनीतिक दल के नेता भी हैं, तो आज चुनाव चल रहा है देश में। अभी हम लोग कहते हैं कि भाई ठीक है, चुनाव इसी पर ठप किया जाता है, जिसकी सरकार है उसको रहने दिया जाए, तो भी इनको दिक्कत होगी। आपसे कम संवेदना नहीं है, वो भी हमारे 130 करोड़ भारतीयों के अंग हैं वो बच्चे, जिनको लाना हमारा काम है और लाएंगे। आज जो दुर्घटना हो गई, देखिए युद्ध की स्थिति मैंने पहले भी कहा भयावह होती है। देखिए, यदि लाना आपका काम है, यदि आप यह कह रहे हैं कि हम लेकर के आएंगे वहां से बच्चों को, तो आप मुझे इस बात का उत्तर तो दीजिए कि आखिर 20,000 छात्र यूक्रेन में फंसे हुए हैं, तो अब तक मात्र 1300 ही क्यों आ पाए हैं? बाकी छात्रों का क्या होगा? आप ही लोग हैं, सुनिए, सुन लीजिए, अब आप जवाब भी सुन लीजिए। आप ही लोग हैं जो चिल्लाते थे कि कोरोना आ गया है, आप कैसे देंगे, कितना दिया गया। वैक्सीनेशन हुआ ना, विश्व के कई देशों के बराबर वैक्सीनेशन आपके यहाँ हो गया है। पहला पूरा डोज हो गया, दूसरा 80% से ऊपर हो चुका है। अरे बात यूक्रेन तो आप लोगों के चिल्लाने और कहने से नहीं है। यूक्रेन पर है, ज्यादा बेहतर है। होता है वैक्सीनेशन और कोविड, आपको नहीं चला पता गया। है। सुनिए, कोविड पर जो आपकी जो भाई बीच में बोल रहे हैं, इको हो रही है, आवाज इको हो रही है, भारत देश देखा है। प्रियव्रत जी, यूक्रेन पर बताइए ना, बोलने के लिए क्यों ये बात हो रहा है? सब मेरे सुनाई नहीं दे रहा है कुछ। चलिए चलिए एक एक करके बोल लेते हैं। अश्विनी शाही जी, मैंने तो इनको सुना, बड़े प्यार से सुना, और बीच में क्यों ये कूद रहे हैं भाई? जी सुन लीजिए ना, बीच में थोड़ा सा कमजोर आदमी कूदता है। मैं ये कह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार का मामला नहीं है, ये भारत सरकार का मामला है, और वो बच्चे हमारे परिवार के अंग हैं। यहाँ पर कांग्रेस और बीजेपी में, यहाँ पर सीधे भारतीय बन के बात कर लीजिए। मेरा सीधा सजेशन है, भारतीय बन के बात कर रहे हैं हम लोग। और इनको पता नहीं है कि कितने बच्चे पोलैंड में इस समय हैं, कितने रोमानिया में हैं, कितने हंगरी में हैं। वहां पर इस समय बच्चों का वो लिस्टिंग की जा रही है कि कौन से बच्चे कौन कौन से फ्लाइट में जाएंगे। वहां पर लगभग 4 से 5 हजार बच्चे पहुंच चुके हैं। इनको नहीं पता है, ये सिर्फ वही भाषण देंगे खाली। धीरे धीरे वहां से बच्चों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। हाँ, संख्या ज्यादा है, सबसे ज्यादा संख्या हमारे भारतीय बच्चों की है, इसलिए तो। और इस युद्ध की विभीषिका चल रही है, इसमें प्रॉब्लम होगी, उसमें निकालने में भारत सरकार अपना बेहतर कर रही है कि जो हमारे बच्चों को निकाला जाए। लेकिन अश्विनी शाही जी, अगर भारतीय बच्चों की वहां पर संख्या ज्यादा है, तो इसके भी जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप ही हैं, या सरकार ही है, या पुरानी सरकारें जो हैं वही हैं। अगर भारत में शिक्षा सस्ती होती तो आज भारतीय बच्चे इतने वहां नहीं फंसे होते। सीएम पपने साहब। हाँ बिल्कुल, अपना जो है अपना प्रियव्रत जी जो आपने सवाल किया है, दरअसल अगर हम देखते हैं, देखिए कि 25 फरवरी को भारत से अपना यूक्रेन के लिए अपने 40-50 सदस्यों का दल जो है अंतिम दल गया है, जबकि वहां पर जो समस्या है एक्चुअली 21 फरवरी के बाद से शुरू हो गई थी। एक्चुअली बात यह है, तो ऐसे में कम से कम विदेश मंत्रालय को यह चाहिए था कि वो वहां पर नजरें रखे। एक्चुअली बात यह कि एक्चुअली यूक्रेन के अंदर क्या हो रहा है, रशिया क्या खिचड़ी पका रहा है। एक्चुअली बात यह है, तो ये सरप्राइज करने वाली बात है अपना जो है कि हमारा 25 तारीख को भारत से जो है एक अपना छात्रों का दल जो है यूक्रेन में शिक्षा के लिए जाता है। एक्चुअली बात यह है, और उसके बाद देखिए आज 6ठा दिन हो गया है एक्चुअली पूरा इस संघर्ष को, जिसमें अपना काफी जनहानि हुई है, काफी अपना यूक्रेन का नुकसान हुआ है, रशिया का भी नुकसान हुआ है। एक्चुअली बात यह है, तो हमें कम से कम एक अपना कूटनीतिक तरीके से, एक सियासी तरीके से कम अपना जो है नजर रख के हमें कम से कम अपने छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए था। एक्चुअली जिस तरीके से यहाँ पर बयानबाजी हो रही है, मेरा बिल्कुल स्पष्ट मानना है कि वाकई इस वक्त जो हमारे छात्र वहां पर फंसे हैं, जो अपनी शिक्षा ग्रहण करने के लिए वहां पर गए हुए हैं, बड़ा डिप्लोमा लेने के लिए वहां पर गए हुए हैं, उनके ऊपर भूखमरी का, उनके ऊपर कई तरीके के, चाहे वो अर्थव्यवस्था का हो, चाहे किसी भी तरीके से हो, जिस तरह आज ये कर्नाटक का जो छात्र वहां पर जो बमबारी में मारा गया है,
वो तो अपना एक लाइन में खड़ा था ना, अपना राशन ये अपना वहां पर लेने के लिए गया हुआ था, एक्चुअली बात यह है। तो इस तरीके से भी सिर्फ एक खबर आई है, इसके अलावा पता नहीं कितने हमारे छात्रों का वहां पर नुकसान हुआ है। जिस तरीके से ये भी टाइम टू टाइम खबर आ रही है कि वहां का स्थानीय प्रशासन, वहां की स्थानीय पुलिस भी जो है अपना हमारे भारतीय जो छात्रों के साथ जो है अपना कहीं कहीं पर अपना जो है अपना एक गलत अपना उनका व्यवहार हुआ है, एक्चुअली बात यह है। बिल्कुल, इस तो बात से मैं हमारे आपकी बिल्कुल पूरी विदेश तरीके से मंत्रालय सहमत को हूँ। ऐसे में खास नजर रखनी पड़ेगी। बिल्कुल, इस बात से तो पूरी तरीके से सहमत हूँ, क्योंकि आंकड़े कुछ और होते हैं, जमीनी हकीकत कुछ और होती है। आंकड़ा सिर्फ एक आया है, लेकिन अगर बात की जाए जिस तरीके के हालात बने हुए हैं, जब यूक्रेनियों के साथ ऐसा हो रहा है, यूक्रेन के लोगों के साथ ऐसा हो रहा है, तो भारतीय भी तो वही है ना, वही बंकरों में छुपे हुए हैं। भाई कितने दिन जीवित रह सकते हैं -डिग्री के टेम्परेचर में? भाई कितने दिन भूखे रह सकते हैं? बिस्किटों पर कितने दिनों जीवित रह सकते हैं? ये भी तो बात है ना जयेश जी। बिल्कुल बिल्कुल, दरअसल जिस तरीके से अपना बिल्कुल जयेश जी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं, उन्होंने एक बात कही कि यूक्रेन में सबसे ज्यादा भारत के जो छात्र हैं वहां मौजूद है और भारत सरकार जो है पूरा प्रयास कर रही है कि उन छात्रों को लेकर के आए। तो यह कोई गर्व की बात नहीं है कि यूक्रेन में भारत के सबसे ज्यादा जो छात्र हैं वह पढ़ रहे हैं। आपको एक तथ्य जो है मैं संज्ञान में लेकर आना चाहूंगा कि आज जिस छात्र की हत्या हुई है यूक्रेन में, जब उनके पिताजी को यह बताया गया कि आपका बेटा जो है वह यूक्रेन में मार दिया गया है, और जब मीडिया ने उनसे इंटरव्यू लेने के लिए गई तो उन्होंने मीडिया से सिर्फ दो ही बात कही। पहली बात कही कि मैं भारत सरकार से निवेदन करता हूं कि मेरे बेटे की जो लाश है वह मुझे सही सलामत सुपुर्द कर दे, और दूसरी बात कही कि अगर मेरे बेटे की जो हालत है, अगर आप नहीं चाहते कि अन्य भारत के छात्रों की भी यह हालत हो, तो मैं निवेदन करता हूं हाथ जोड़कर भारत सरकार से कि वह शिक्षा नीति में बदलाव लाए, वह सीट बढ़ाएं, वह कॉलेज खोलें, वह जो फीस है जो कॉलेज लेता है एक मेडिकल स्टूडेंट से उसको कम करें। क्योंकि आज मेडिकल अगर एजुकेशन की बात की जाए तो 15,000 सीट है गवर्नमेंट की, और अभ्यर्थी जो है वह 15 लाख हैं। तो बाकी के छात्र आखिर क्या करेंगे? अगर प्राइवेट मेडिकल एजुकेशन की बात की जाए तो एमबीबीएस जो है वह 70 लाख में होता है भारत में। यूक्रेन में वही एमबीबीएस जो है 35 लाख में हो रहा है। वहां के इक्विपमेंट ज्यादा अच्छे हैं, भारत में उतने इक्विपमेंट्स भी नहीं है। तो आखिर भारत का जो छात्र है वह क्या करेगा? वह क्यों नहीं यूक्रेन जाएगा? और जब वह यूक्रेन जाता है और इस प्रकार की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो वह निवेदन करता है, निरंतर रूप से सरकार को चेताता है कि यूक्रेन में भयावह हालत पैदा हो रहे हैं, परंतु सरकार के कान पर जू तक नहीं रेंगती। चलिए मैं आपको बताता हूं, जो पहली एडवाइजरी है भारत सरकार की वह 15 फरवरी को जारी होती है। इसमें सरकार यह कहती है कि यूक्रेन छोड़कर आप भारत आ जाइए। 18 फरवरी को एयर इंडिया की पहली फ्लाइट चलती है। और 24 जय जी बिल्कुल, फिलहाल चर्चा जारी रखेंगे, लेकिन यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद हमारे खास कार्यक्रम राजधर में आप सभी का स्वागत है। चर्चा पे वापस आते हैं। तो जिस तरीके से अगर भारत में शिक्षा महंगी ना होती, अगर 70 लाख का एमबीबीएस यूक्रेन की तरह यहाँ भी 35 लाख में हो जाता होता, तो आज ये हालात नहीं होते, वहाँ पर 20,000 भारतीय छात्र नहीं फंसे होते। जयेश जी। बिल्कुल, मैं इस बात से सरोकार रखता हूं, क्योंकि यह मैं नहीं कह रहा हूं, यह उस बच्चे का पिता कह रहा है जिसके बेटे की हत्या हो गई है। मरने के बाद जब उसके पिता से इंटरव्यू लिया गया मीडिया ने, तब उन्होंने यह बात कही कि मैं नहीं चाहता कि अन्य छात्रों की भी यह हालत हो। तो आप सोचिए किस प्रकार से जो सरकार की जो प्राथमिकता है वह क्या है। सरकार की प्राथमिकता आज सबको देखने को मिल रहा है कि सरकार की प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ सत्ता में बने रहना। सरकार की प्राथमिकता है सिर्फ और सिर्फ किया जा रहा है ना। 4 मंत्री भी लगाए गए हैं पड़ोसी देशों में यूक्रेन के, कि वहां से लोगों को जल्दी से जल्दी निकाला जाए। तमाम चीजें भी हो रही हैं, एयर स्पेस अब सारी चीजों का प्रयोग किया जा रहा है, वायुसेना के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। देखिए, उस जो भी सरकार कर रही है, हम ऐसा नहीं कि सरकार की प्रशंसा नहीं कर रहे, परंतु आज ये सोचिए आप कि यह स्थिति निर्मित क्यों हुई। मूल कारण जो है वह यही है कि सरकार ने ध्यान नहीं दिया शिक्षा व्यवस्था पर।
दूसरी बात, ठीक है, अगर युद्ध हो गया रूस और यूक्रेन के बीच में, तो जब भारत का छात्र यूक्रेन में फंसा हुआ था, निरंतर सोशल मीडिया के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों को यह चेता रहा था कि यूक्रेन में हालत खराब हो रहे हैं, तब क्यों नहीं संज्ञान लिया गया? पहली एडवाइजरी आपने 15 फरवरी को जारी करी। 15 फरवरी को एडवाइजरी जारी करके बोला कि आप भारत वापस लौट आइए। 18 फरवरी को आपने पहली फ्लाइट चलाई और 24 फरवरी को आप यह बोलते हैं कि जो जहां पर है, जिस हालत में है, वहीं पर रहे। तो आखिर यूक्रेन से भारत का छात्र कैसे आ पाएगा? इसीलिए 20,000 छात्रों में से मात्र 1300 छात्र अभी तक आ पाए। बाकी सभी पर अभी भी खतरा मंडरा रहा है, बाकी सब अभी भी जिंदगी और मौत की लड़ाई लड़ रहे हैं। और सरकार जो है, अभी भी उनकी प्राथमिकता जो है वह यह है कि 10 मार्च को क्या होगा, उत्तर प्रदेश में क्या होगा, पंजाब में क्या होगा, हमारे कितने विधायक बनेंगे, सरकार नहीं बनी तो किस किस विधायक को हम खरीद पाएंगे, यह सरकार की प्राथमिकता है। तो खरीदेंगे किनको, कांग्रेस के विधायकों को या सपा के विधायकों को? अब ये तो इनके ऊपर ये बताएंगे कि किसको ऑफर देते हैं। चलिए अश्विनी शाही जी, फिलहाल आज यूपी चुनाव पे मुद्दा नहीं है, लेकिन बातचीत रूस और यूक्रेन पर कर लेते हैं। ये मुद्दे बाद में भी चर्चा हो जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आज संवेदनशील मुद्दा ये है कि अगर यूक्रेन बातचीत ही चाहता है तो उसने रूस को आतंकी देश घोषित करने के लिए क्यों कहा? देखिए, मैं ये कहना चाहूंगा, अभी हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने कहा कि शिक्षा महंगी है और बच्चे जाते हैं पढ़ने। ठीक है, शिक्षा महंगी है, मगर क्वालिटी शिक्षा हिंदुस्तान में दी जाती है। और ये 7 साल में ही महंगी नहीं हुई है, 7 साल के पहले तो यही लोग सरकार में थे। तो ये जो कुछ जिम्मेदारी तो अपने कंधों पर भी लेना चाहिए इन लोगों को। मुझे पता था कि भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं वह यह बात जरूर बोलेंगे कि 70 साल में आपने क्या किया, हम तो 7 साल ही रहे हैं। तो आपको एक छोटा सा जवाब में देना चाहूंगा, आपको एक छोटा सा जवाब में यह देना चाहूंगा कि जब भारत आजाद हुआ था तब मात्र 10 मेडिकल कॉलेज थे और 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। जयंत जी, क्या आपको समझ में आ रहा है अश्विनी शाही जी की बातों का या मेरी बातों का? गिरबान में झांकी और आप देखिए कि अब आपको क्या समझ में आ रहा है, या अश्विनी शाही जी आपको कुछ समझ में आ रहा है? जिस तरीके से चर्चा चल रही है सीएम पपने साहब, आपको कुछ समझ में आ रहा है जिस तरीके से चर्चा चलने लगती है एकदम से? अपनी अपनी बारी पे बोल लिया करिए तो जनता को भी कुछ समझ में आएगा, हमें भी कुछ समझ में आएगा। वरिष्ठ पत्रकार साहब मौजूद हैं, इनको भी कुछ समझ में आ जाएगा और आप दोनों लोगों को भी समझ में आ जाएगा। आप बोल रहे थे, आपका कहना बिल्कुल सही है। दरअसल बिल्कुल दरअसल जिस तरीके से अपना आरोप प्रत्यारोप का यहाँ पर दौर नहीं है एक्चुअली, यहाँ पर दरअसल हमारी सोच ये होनी चाहिए कि किस तरीके से जो अपना एक वैश्विक फलक पर जो है अपना रशिया और यूक्रेन का जिस तरह मसला अपना चल रहा है, ये युद्ध का दौर अपना शुरू हो गया है, तो उसमें किस तरीके से जो है हम प्रभावी तरीके से अपने हमारे छात्र वहां फंसे हुए हैं उनकी वापसी करें, या जो है किस तरीके से शांति का एक व्यवस्था बना के जो दोनों देशों के बीच में इस तरीके से कोई सहमति का आधार बनाए कि जिससे कम से कम ये जो एक बुरा दौर जो चल रहा है एक्चुअली यूक्रेन के लिए उसकी समाप्ति हो। एक्चुअली बात ये है, बिल्कुल कोई इन आरोप प्रत्यारोप पे अगर हम अपने सियासी बातें अगर करते हैं तो मैं समझता हूँ कि शायद ये थोड़ा हम मुद्दे से हट जाएंगे। बिल्कुल। कल अगर बात की जाए तो कल 1:30 बजे की एक बात है मुझे याद आ रही इस समय की, कांग्रेस के ही एक प्रवक्ता ने कहा कि अगर बात करनी चाहिए अगर एक मौका है कि हम एयर स्पेस का यूज करके वहां पर जो हमारे छात्र फंसे हुए हैं तो उनको निकालने की कोशिश की जाए, तो बीजेपी वालों ने कह दिया कि भैया ये तो बचकानी बातें हैं। अब आज खुद ही वही कोशिश की जा रही है। तो अगर कुछ अगर कुछ अच्छा दिमाग में आ रहा है, कुछ अच्छा सजेशन आ रहा है तो आप दे सकते हैं, क्योंकि जनता ने आपको नकार दिया, इनको मौका दिया है। भाई परेशानी सबकी है, बीजेपी कांग्रेस की परेशानी नहीं है यहाँ पर, ना वरिष्ठ पत्रकार साहब की परेशानी, ना मेरी परेशानी है। यहाँ पर हम भारतीयों की परेशानी है, उन 18,000 20,000 भारतीयों को परेशानी है और हम भी भारतीय हैं। तो यहाँ पर लड़ने की बजाय अगर कुछ अच्छा है तो वो यहाँ पर रखा जाए, शायद संज्ञान ले लिया जाए। जयेश जी। बिल्कुल बिल्कुल अपना अच्छा जी जयेश जी, क्या आवाज पहुंच रही है आप तक? हाँ, आप पहुंच रही है। बिल्कुल बिल्कुल, बोलिए। देखिए, मेरा यही मानना है कि वर्तमान में जो परिदृश्य है तो भारत सरकार की जो प्राथमिकता है, प्राथमिकता यही होनी चाहिए कि किस प्रकार
यूक्रेन में उनको किस प्रकार से सबसे पहले स्वदेश वापस लेकर आया जाए। अभी कुछ पल के लिए चुनाव, राजनीति, किसकी सरकार बन रही है, इसको एक तरफ कर देना चाहिए। क्योंकि आज भी हमने देखा, क्योंकि मैं बोलने पर मजबूर इसलिए हूं क्योंकि आज भी प्रधानमंत्री जो है वह मणिपुर में व्यस्त है। तो आज भारत सरकार की प्राथमिकता क्या है, यह भारत सरकार को तय करनी पड़ेगी, क्योंकि आज उन्हें पूरा देश देख रहा है और पूरा देश ही नहीं पूरा विश्व देख रहा है। तो आज भारत सरकार की प्राथमिकता जो है उन्हें तय करनी पड़ेगी और आज यह देखना पड़ेगा कि यूक्रेन में जो छात्र फंस गए हैं, आखिर उनको किस किस प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और उसका संज्ञान लेते हुए एम्बेसी के जो हमारी जो एम्बेसी है यूक्रेन में भारत की, उन्हें उनकी मदद करनी पड़ेगी। क्योंकि आज निरंतर जो है सोशल मीडिया के माध्यम से बच्चे जो हैं वह यह कह रहे हैं कि एम्बेसी के अधिकारियों ने उनके फोन तक उठाना बंद कर दिए, उनके मैसेज का रिप्लाई नहीं दे रहे हैं वो। तो अगर इस प्रकार की परिस्थिति बनती रहेगी तो हम बद से बदतर की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो आज हमको एक दूसरे की मदद करनी है और यही एकमात्र उद्देश्य है कि छात्रों को सही सलामत जो है वह भारत लेकर आया जाए। चलिए सीएम पटने साहब। हाँ, दरअसल अपना प्रियवर जी, जिस तरीके से अपना मैं इनका बयान सुन रहा था कांग्रेस के प्रवक्ता का, जिस तरीके से अपना प्रधानमंत्री मोदी जी ने अपना जो है अपना वायुसेना के अधिकारियों को अपना आदेश दिया है एक्चुअली कि वो कम से कम जो है अपना C-17 के जो हमारे जहाज है अपने वायुसेना के, उनको भारी तादाद पे जो है आपकी संख्या बढ़ा के जो है अपना जो हमारे यूक्रेन के जो पड़ोसी देश हैं वहां उनको भेज के जो है जितने लोग वहां पहुंचे हैं, जितने छात्र वहां पहुंचे हैं, उनकी वापसी सुनिश्चित करें। एक्चुअली बात यह है और इन्हीं जहाजों के माध्यम से जो है जब वो अपना भारत से अपना जब वहां अपना उन पड़ोसी देशों में जाएंगे तो यूक्रेन के लिए जो सामग्रियां, चाहे वो मेडिकल सुविधा हो, चाहे वो अन्य सुविधाएं हो, एक्चुअली जो है एक अपना तो उनको भेजने का भी इनका एक अपना जो है अपना एक प्रस्ताव एक रखा है एक्चुअली। तो इसमें अब ये आज से मेरे ख्याल से ये चीज अपना शुरू हो गई है और जिस तरीके से अपना कानून मंत्री अपना रिजिजू जी है उनको भी किसी देश के अंदर लगा रखा है, जिस तरह के 3 और मंत्रियों को वहां पर अपना लगा रखा है कि जिससे छात्रों को परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके से अपना यूक्रेन से जो अंदर जो लोग फंसे हुए हैं अंदरूनी इलाकों के अंदर, जो बंकरों के अंदर भूखे प्यासे बैठे हुए हैं, तो उनकी समस्या जरूर एक बहुत भयावह एक स्थिति है। तो ऐसे में कम से कम जिस तरीके से अपना प्रधानमंत्री ने अपना रूस के अपना राष्ट्रपति से अपने बातचीत की है या अपना यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है, ये कम से कम जो है जो हमारे भारतीय छात्र हैं उनकी वापसी जो है प्रॉपर तरीके से सुनिश्चित की जाए एक्चुअली। तो इसमें जो है अपना चाहे वो रूसी अपना सैन्य बल हो या चाहे अपना हमारे यूक्रेन की अपना प्रशासनिक जो दायरा है वो किस तरीके से अपना हमारे भारतीय छात्रों के साथ सलूक कर रहा है, ये तो जो छात्रों के वो अपने बताएंगे, आप नीति बताएंगे, उसके बाद ही पता चल पाएगा। लेकिन जो खबरें आ रही है वो अभी हमारे छात्रों के हालात जो है भयावह है एकदम। बिल्कुल बिल्कुल। अश्विनी साई जी, देखिए टेलीविजन चैनल पर बैठकर ये जो हमारे कांग्रेस के राष्ट्रीय परामर्शदाता जो बैठे हैं यहाँ कांग्रेस के, ये जिस तरीके की बात कर रहे हैं, इनको एक तो बहस की गरिमा नहीं पता है, दूसरे के बीच में बोलने की आदत है और इनके राष्ट्रीय जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ज्योतिषाचार्य राहुल गांधी, उन्हीं के तर्ज पर ये भी हैं। हम लोग यहाँ चर्चा करने के बाद मैंने पहले भी बताया भारत सरकार बेहतर व्यवस्था में लगी हुई है। भारत सरकार ने कल कीव से स्पेशल ट्रेन चलवाई है यूक्रेन शासन से बात करके। आज जो है वहां पर लगभग पोलैंड, रोमानिया, हंगरी में लगभग 4 से 5 हजार बच्चों का जत्था पहुंच चुका है। उनको एक एक करके वहां पर जो जहाज, यहाँ से जहाजों की संख्या बढ़ाई गई है, वहां से उनको बुलाए जाने के लिए उनको एक एक करके उनका कि पहले कौन किसका नाम कैसे जाएगा वो सब स्क्रीनिंग हो रही है। तो कोई सरकार अपने बेहतर, ऐसा नहीं है कि सरकार अपने देश के बारे में सोच नहीं रही है और कांग्रेस ही सोच रही थी। कांग्रेस अगर इतना सोचती तो जिस दिन बांग्लादेश जो दूसरा देश बना था तो उस दिन जो है अपने पीएके को आजाद करा ली होती, अपने युद्धबंदियों को आजाद करा ली होती। ये कांग्रेसी देश को खत्म कर दिए हैं और आज यहाँ बैठकर ये लोग सजेशन दे रहे हैं। यमन से चाहे जहां से भी हम लोगों ने निकाला, देखिए वीके सिंह साहब गए हैं, उन्होंने किस तरीके से रेस्क्यू करके निकाला था
और ये इतिहास में दर्ज है। सुषमा स्वराज जी अब नहीं रही हमारे बीच में, उनका क्या कोऑर्डिनेशन रहा था। तो यही हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हम रेस्क्यू करके निकाले हैं, और आज हम लोग यहाँ बात कर रहे हैं। बात करने से नहीं होगा, अगर भेज दीजिए अभी तो ये लोग जो है कांग्रेसी सभी धूल धूसरित हो जाएंगे रास्ते में। हमारे 4 मंत्री आज इस समय वहां पर गए हैं, वो पिकनिक मनाने नहीं गए हैं, वहां अपने बच्चों की चिंता के लिए गए हैं, और डिप्लोमेटिक तरीके से किस तरीके से बच्चों को हम लेकर बाहर आए वो वहां पर व्यवस्थित करने गए हैं। वो यूक्रेन का प्रधानमंत्री राष्ट्रपति और रसिया का राष्ट्रपति आपके देश के प्रधानमंत्री को मजबूत मानकर बात करता है। आज भारत की विदेश नीति इतनी बढ़िया है कि हम तटस्थ रहते हुए भी एक तरफ से एब्सटेन करते हैं उसके वोट में, दूसरे तरफ से जो है इनको हम दवाई भेजते हैं। आज हमारी स्थिति कितनी मजबूत है ये शायद हमारे इस कांग्रेसी भाई को नहीं पता है। आज स्थिति ये है। हाँ ठीक है, मैं मान रहा हूं कि आज हमारे बच्चे फंसे हुए हैं, उनको निकालना प्राथमिकता है, सरकार की प्राथमिकता है, और हर भारतवासी की प्राथमिकता होनी चाहिए। यहाँ पर ये बार बार चुनाव, अरे प्रधानमंत्री जी मणिपुर गए हैं तो वो क्या रोमानिया में जाकर बैठ जाएंगे? क्या तरीका है वो करने का? ये वहां मणिपुर ना जाए, यहीं रहे। अगर वो मीटिंग ना कर रहे हो, अगर वो चीजों को ना कर रहे हो, प्रधानमंत्री कहीं जाकर फावड़ा चलाता है क्या? क्या बेशर्मी की बात करते हैं कांग्रेस वाले? चलिए जवाब ले लेते हैं जयेश जी। अश्विनी जी लौटेंगे, जवाब ले लेते हैं इन सबका। जयेश जी देखिए, भारतीय जनता पार्टी के जो साथी प्रवक्ता हैं वह दोगली नीति चला रहे हैं। अरे आरोप पहले तो कहते हैं कि हमारे 4 मंत्री जो हैं वह लगे हुए हैं, फिर कहते हैं भाई प्रधानमंत्री फावड़ा थोड़ी चलाएगा। अरे तो भैया आप ही का प्रधानमंत्री है, इस देश का ही प्रधानमंत्री है, वह भी इस देश के नागरिक हैं, तो क्या उनकी मदद करने में प्रधानमंत्री छोटे हो जाएंगे? मणिपुर में भाषण देना जरूरी है, उस समय आपको यह सब नहीं दिखता है। आपके मंत्री जा रहे हैं और आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री जो है वह नहीं जाएगा, तो ये दोगली बात करते हैं। दूसरी बात जो है इन्होंने कही कि बांग्लादेश आजाद हो गया था, प्रधानमंत्री जाएगा। मत करिए, मैं मेरी बात रख लूं, उसके बाद आप अपनी बात रखिए। आपने रखने दिया क्या मुझको? बात हरदम बीच में बोल रहे थे। आप सुनिए ना, आपके द्वारा जो भी कुतर्क किए गए हैं उसका पूरा जवाब मैं तर्कों के साथ दे रहा हूं, तो सुनने की सहन शक्ति रखिए। इन्होंने यह कहा कि बांग्लादेश आजाद हो गया था तो आपको पीओके भी आजाद। अरे भैया 7 साल हो गए आपको, आप करा लो। बांग्लादेश आजाद करके तो इंदिरा गांधी जी ने पूरा भूगोल बदल दिया था, और तब मातम कौन मना रहा था? तब यही आरएसएस के, यही भारतीय जनता पार्टी के लोग छाती पीट पीट के मातम मना रहे थे। क्यों? क्योंकि इनके राजनीतिक स्वप्न टूट गए थे। और उसके बाद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी प्रवक्ता कहते हैं कि आखिर कांग्रेस क्या कर रही है। अरे तो आप विपक्ष से प्रश्न करेंगे क्या? सरकार विपक्ष से प्रश्न कैसे करेगी? आप मुझे यह बताइए। विपक्ष का यह भूमिका है कि वह सरकार से प्रश्न करे, आप तो विपक्ष से ही प्रश्न करने लग जाते हैं। जयेश जी, अच्छा छोटी सी दरखास्त मेरी आपसे ये भी है कि यूपी चुनाव से बाहर आके और मणिपुर चुनाव से बाहर आके रूस यूक्रेन पहुंच जाएं, ठीक है? क्योंकि आपके पास यही 2 चीजें हैं। यूपी चुनाव में प्रधानमंत्री रैली कर रहे हैं, ठीक है, अमित शाह रैली कर रहे हैं, आपको नहीं दिख रहा प्रियंका गांधी रैली कर रही है, नहीं दिख रहा आपको, नहीं दिख रहा कि आपको वो अमेठी प्रतापगढ़ बचाने में जुटी पड़ी है, ठीक है? देखिए मेरी बात समझिए, जो मैंने मेरी बात रखी, मैंने यही कहा कि आखिर सबसे पहली चीज, आखिर यह जो स्थिति उत्पन्न हुई है क्यों हुई है, हमें सोचना होगा। तो इसलिए उत्पन्न हुई क्योंकि सरकार ने शिक्षा पर ध्यान नहीं दिया। यहाँ भारत में सीट कम है, अच्छा, आज से पहले कहा गया यूक्रेन जाना पड़ता है। आज ही आपको क्यों याद आया? 70 साल आप भी देश में राज करते रहे, जब रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध छिड़ा तभी आपको याद क्यों आया? तभी जब स्थिति ऐसी हो गई। जवाब मैंने आपको पहले ही दे दिया कि जब भारत आजाद हुआ था तब 10 मेडिकल कॉलेज और 7 इंजीनियरिंग कॉलेज थे। आज आप गिन लीजिए 70 साल में क्या काम हुआ। नहीं, आपको पता चल जाएगा। मुझे पता इन्होंने 7 साल में क्या किया, मुझे तो ठीक है। एक चीज और भी है, अगर रूस और यूक्रेन के बीच युद्ध ही चल रहा है तभी आपको क्यों, जब स्थिति भयावह हो गई तभी आपको क्यों याद आया? इससे पहले आपने तो कभी नहीं कोसा इसके लिए, ठीक है? जब 20,000 छात्रों की जान के ऊपर पड़ी हुई है तभी आपको राहुल गांधी जी ने शिक्षा व्यवस्था, बेरोजगारी, महंगाई, यह तो ऐसे मुद्दे हैं जो कि हम हर दिन उठाती है कांग्रेस पार्टी।
और परंतु 70 साल भारतीय जब जनता तक आप पार्टी राज के किया तब कान तक पर बीजेपी घुसते उठाती रहेंगे रही। या कोई भारत निर्णय की को जनता ले। इसी में मर जान दो, ठीक है। जब तक आप सत्ता में रहे तब तक बीजेपी उठाती रही, सपा उठाती रही, ठीक है। और जब जब अब बीजेपी आई है तब आप उठाते रहो। फिलहाल चर्चा जारी रखेंगे और यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। तो ब्रेक के बाद चर्चा पर आप सभी का स्वागत है। जिस तरीके से बातचीत चल रही थी कि अगर अब 70 साल बाद जिस तरीके से कांग्रेस राज किया और उसके बाद अब 7-8 सालों से बीजेपी का राज चल रहा है, तो अभी क्यों याद आया? जय गुनानी जी, मेरा सीधा सवाल आपसे है कि जब स्थिति भयावह हो गई, ठीक है, सब कुछ कंट्रोल आउट ऑफ कंट्रोल है, हालांकि कुछ कंट्रोल में है, ठीक है, 20,000 में से 1300-1400 छात्र निकल आए हैं, बाकियों के भी निकालने का प्रयास जारी है, लेकिन इस सबके बीच में जनता आखिर क्यों पिस रही है? मेरा आप दोनों से यही सवाल है कि इन सबके बीच में जनता आखिर क्यों पिस रही है? जब सब चीजें आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती हैं तभी पार्टियों को याद क्यों आता है कि हाँ भाई अब कुछ कंट्रोल नहीं हो सकता, ठीक है, या लिटिल बिट कंट्रोल भी हो जाता है तो उससे कैसे क्या किया जाए? 70 सालों तक आप राज में रहे, आपके ऊपर बीजेपी ने आरोप लगाया, कुछ नहीं हो पाया। अब 7-8 सालों से बीजेपी राज कर रही है तो आप आरोप लगा रहे हो, कुछ नहीं हो पाया। स्थिति वही की वही है, समझेंगे। लेकिन आप इससे पहले लौटेंगे आपके पास, लौटेंगे, मौका देंगे आपके पास, लेकिन इससे पहले एक कमेंट ले लेते हैं सीएम पपने साहब का। हाँ, प्रियोदय जी, जिस तरीके से मैं आपसे सवाल किया था, अगर हम शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम अपना जाते हैं, इसका अवलोकन करते हैं, तो सबसे पहले हमें यह देखना होगा कि इस वक्त हमारे शिक्षा के लिए बजट क्या है। एक्चुअली बात यह है, बिल्कुल, शिक्षा के लिए जो बजट अपना जो अलॉट किया जा रहा है ये काफी कम है। एक्चुअली बात यह है, जिस तरीके से हमारी जनसंख्या है, हमारी पॉपुलेशन है, जिस तरीके से अपना छात्रों के अंदर जागरूकता बढ़ रही है, धीरे धीरे हम अपना शिक्षा को प्रेफरेंस दे रहे हैं चलिए, तो वही दूसरी ओर हमारी ओर जो बजट का जो एक अपना प्रावधान रखा जाता है, ये मैं समझता हूं कि एक उच्च शिक्षा के लिए ये काफी कम है। दूसरा, अगर हम उच्च शिक्षा के क्षेत्र में अगर हम पूरे वैश्विक फलक पर अगर बात करते हैं तो यहाँ पर हमारा उच्च शिक्षा के मामलों में हमारा मापदंड क्या है? एक्चुअली बात यह है, हम कहां पर है? एक्चुअली बात यह है, हमारी जो यूनिवर्सिटीज है जो अपना शिक्षाएं दे रही है, चाहे वो मेडिकल की हो, चाहे इंजीनियरिंग की हो, चाहे कोई अन्य अपना शिक्षा का माध्यम हो, उनका वैश्विक फलक पर क्या उनका स्तर है? एक्चुअली बात यह है, जो हमारे स्टूडेंट आज अपना जो है लाखों की संख्या में जो विदेशों में पढ़ने के लिए जाते हैं, अच्छी उच्च शिक्षा प्राप्त करते हैं और उसके बाद वो क्रीम भारत में अपना काम न करके अपने विदेशों पे ही अपना जो है अपना जाना चाहती है। एक्चुअली बात यह है, तो ये थोड़ा सा एक विडंबना एक्चुअली हमारे भारत की रही है। एक्चुअली अब युद्ध का अपना चल रहा है, रशिया और अपना यूक्रेन का युद्ध चल रहा है, इसमें हम छात्रों को बीच में इस तरीके से अगर हम लाते हैं, ठीक है, आज हमारी शिक्षा व्यवस्था भारत के अंदर बहुत महंगी हो गई है। जिस तरीके से कांग्रेस के प्रवक्ता ने अपना वक्तव्य दिया है कि मेडिकल की शिक्षा लेने के लिए कम से कम जो है कितना लाखों रुपया, कम से 1 करोड़ रुपया अपना जो है बच्चों को इन्वेस्ट करना पड़ता है और उसके बाद जाके कहीं फिर वो अपना जो है वो अपना डिग्री को प्राप्त कर पाते हैं। लेकिन विदेशों में अपना एक सस्ते दर पर उनको शिक्षा मिल जाती है, डिग्री प्राप्त कर लेते हैं। तो ऐसे में दरअसल थोड़ा सा हमें अपना आरोप प्रत्यारोप की अपना लड़ाई से हट के अगर एक जन सरोकारों के लिए अगर हम बात करेंगे तो मैं समझता हूं कि शायद ये हमारे लिए इतना उचित हो। और ये थोड़ी शर्मिंदगी वाली बात है सीएम पपने साहब कि हमारे छात्र विदेश में शिक्षा लेने जा रहे हैं, हमें विदेशी चीजों का ग्रहण करना पड़ रहा है। लेकिन इन सबसे बीच मैं जरा ये किताबी ज्ञान से थोड़ा हट के जमीनी हकीकत पे भी आना चाहूंगा, क्योंकि अगर शिक्षा महंगी है तो इससे कहीं ना कहीं मेडिकल की शिक्षा अगर महंगी है तो इससे कहीं हटके अगर जमीन पे उतर के देखा जाए तो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सुविधाएं भी महंगी होती नजर आ रही हैं। क्योंकि भाई जो 60-70 लाख रुपए लगा के MBBS की पढ़ाई करके आएगा वो 20 रुपए में तो पर्चा बना नहीं देगा, 100 रुपए में तो आपको दवाई दे नहीं देगा भाई। अगर इस हिसाब से वो अपने पढ़ाई का ही बजट निकालेगा तो उसकी जिंदगी निकल जाएगी सीधे तौर पर, अगर इसको जमीनी हकीकत से जोड़ के देखा जाए। तो यही वजह है कि आजकल शिक्षा भी महंगी है और स्वास्थ्य भी महंगी है। कितना सहमत हैं आप सीएम पपने साहब? हाँ, दरअसल आपका सवाल बिल्कुल सटीक है। अगर हम देखें, हम एक धरातल पर जाके अगर इस चीज का हम अगर अवलोकन करते हैं, आप ये देखिए कि सरकार की हमारी क्या नीति नियोजन है एक्चुअली, उनकी नीतियां क्या है एक्चुअली।
क्यों नहीं हमारे जो अपना सरकारी जो हमारे अस्पताल है, चाहे वो गांव, क्योंकि हमारा देश जो है आज भी एक ग्रामीण देश है, एक खेती किसानी का देश है। तो हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में जिस तरह के स्वास्थ्य व्यवस्था का अगर हम अपना अवलोकन करते हैं धरातल पर जाके, तो कितनी जर्जर हालत हमारे अपना इस वक्त हमारे अपना ग्रामीण क्षेत्रों के स्वास्थ्य की है, हमारे सामने है। स्वास्थ्य सुविधाओं का अगर थोड़ा बहुत अगर बढ़ावा किया जाता है, तो शहरी क्षेत्रों में इसको पूरा जो इसकी अवधारणा रखी जाती है, उसका नवनिर्माण किया जाता है। और वहां पर भी ये देखिए कि सरकारी सुविधाओं से हट के जो प्राइवेट जो अपना हॉस्पिटल से हमको ज्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, एक्चुअली बात यह है। तो ऐसे में जिस तरह के हर चीज प्राइवेट हो रहा है, एक्चुअली बात यह है, सरकारी जितनी भी हमारी चीजें हैं वो वहां से उसका अस्तित्व खत्म हो रहा है, और जो प्राइवेट जो चीजें हैं उनका अस्तित्व बढ़ाया जा रहा है, एक्चुअली बात यह है। तो ये भारत जैसे गरीब मुल्क के लिए, वहां के जनमानस के लिए, मैं समझता हूं कि एक दुर्भाग्य कहा जाएगा। लेकिन एक चीज और भी है, अगर जिस तरीके से समझा जाए कि कोई छात्र 70-80 लाख रुपए में मेडिकल की पढ़ाई करके आ गया, MBBS बन के आ गया, उसके नाम के आगे लग गया डॉक्टर XY कुमार, अगर समझने की कोशिश की जाए तो जो डॉक्टर वो आगे लगा है ना XY कुमार, तो वो डॉक्टर कई लाख के बोझ तले दबा हुआ है। अब वो बोझ जो है वो उसके बाद भी आदमी गेहूं बेच के तो देगा नहीं भाई, जो उसने इन्वेस्ट किया है इतना, वो कहीं ना कहीं अपने मरीजों से ही निकालेगा। तो मरीजों से निकालने के बाद मेडिकल सुविधाएं महंगी होंगी। बिल्कुल आपका प्रियव्रत जिस तरीके से आपने सवाल किया है, दरअसल बिल्कुल आपका कहना बिल्कुल सही है, एक्चुअली बात यह है। लेकिन अगर आप ये भी देखिए कि अगर हमारे शिक्षा व्यवस्था अगर सस्ती होती, अगर मेडिकल लाइन में इतना पैसा नहीं लग रहा होता, और लोगों का जो आज हम राष्ट्र भक्ति की बात करते हैं अपना जो है, तो ऐसे में जो हमारे अपना ग्रामीण जनजीवन के प्रति जो एक सद्भाव रहता है, एक्चुअली जन सरोकार के प्रति हमारी निष्ठा रहती है, एक्चुअली बात यह है, तो वो बनी रहती है, एक्चुअली बात यह है। लेकिन ऐसे में जो एक क्रम बन गया है एक्चुअली महंगी शिक्षा का, तो ऐसे में वो छात्र जो अपना लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करके, वो परिवार जो लाखों करोड़ों रुपए इन्वेस्ट कर रहा है अपने बच्चों के ऊपर, क्या वो चाहेगा कि मेरा बच्चा एक सरकारी उसमें जो चंद हजार रुपए के अंदर काम करे? वो तो यही चाहेगा कि मेरा बच्चा अपने विदेशों में जाए और वहां पर जाके अपना अच्छा पैसा कमाए और हमारे परिवार की जो अर्थव्यवस्था को जो आगे बढ़ाए एक्चुअली। तो ये एक्चुअली एक सोचने का विषय जो है। और आपका जो यहाँ पर जो अपना रशिया और यूक्रेन के युद्ध के मामले में जो अपना मेडिकल के अपने व्यवस्था को जो अपना लिया है, बहुत अच्छा, और एक अपना एक जागरूक एक सवाल आपने रखा है। बिल्कुल जिस तरीके से मैंने चीज़ों को देखा है, परखा, समझा, जमीनी पत्रकारिता की है, उसी से मेरे दिमाग में ये सब चीज़ें हैं। फिलहाल अश्विनी शाह जी से पूछ लेते हैं, आखिर मेडिकल सुविधाएं आखिर इतनी महंगी हैं, अगर भारत में अगर इतनी सस्ती होती हैं, आपने अगर मेडिकल नीति में या शिक्षा की नीति में बदलाव कर दिया होता तो आज स्थिति नहीं होती। अश्विनी शाह जी। जी प्रियव्रत जी, देखिए अभी अपने साहब ने बहुत बढ़िया समझाया और आपके सवाल भी बहुत मौजूद हैं। लेकिन आज अगर तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो कई विश्व के काफी देश ऐसे हैं जहां से हिंदुस्तान की स्वास्थ्य सुविधाएं सस्ती हैं। कुछ देश ऐसे हैं, जैसे एक एग्जाम्पल के रूप में अमेरिका का नाम मैं लेता हूं। अमेरिका से काफी चीजों का ऑपरेशन यहाँ सस्ता है, कम समय होता है। वहां पर अगर किसी में 3-6 महीने का टाइम है तो यहाँ पर जो है वो 15 दिन में हो जाता है। और जिसका उदाहरण मैंने देखा, एक आंख का ऑपरेशन कराना था, एक महिला आई थी, हमारे जानने वाली महिला थी, वो अमेरिका से आई और उसने कहा कि वहां 6 महीने की लाइन है और यहाँ पर तो हमारा 4 दिन से 5 दिन में ऑपरेशन हो गया मेरा, और वहां जितना पैसा लगता है उससे कम में हो गया। तो तुलनात्मक अध्ययन अगर दूसरे देशों से करेंगे तो ये जरूर है कि भारत में आज भी स्वास्थ्य सस्ता है। लेकिन जो आपका सवाल था वो एकदम अपने जगह सत्य है कि जो आदमी लाखों करोड़ों रुपए खर्चा करके आएगा वो स्वास्थ्य का पर्चा 500 से 1000 रुपए में लिखेगा। तो ऐसा आजकल के देखिए हिंदुस्तान में स्वास्थ्य सुविधाओं में बड़ा आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश की मैं बात ले लेता हूं। उत्तर प्रदेश में जितने मेडिकल कॉलेज थे, आज हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज में लगभग 4000 सीटें भी बढ़ाई और हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज की बात भी की, और जिसमें काफी हद तक हमारे खुल भी गए। जो बचे हैं उसमें PPP मॉडल पे वो खुल जाएंगे कुछ दिनों में। तो इस तरीके से आमूलचूल परिवर्तन होता है। जो पहले से PSC CSC थे, उन PSC CSC के आधारभूत संरचना पर ध्यान नहीं दिया गया पिछली सरकारों के द्वारा। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि किसकी सरकार थी पीछे, कि मैं नहीं कह रहा हूं, उसमें हो सकता है हमारी भी सरकार रही हो। वहां पर डॉक्टर जाकर वहां पर काम करना नहीं चाहते थे, लेकिन
आज जब ये कोरोना नाम की महामारी आई है तो पूरे प्रदेश और देश को समझ में आया है कि पीएससी सीएससी को अगर मजबूत किया जाए तो हमारे वो मरीज जिला अस्पताल में नहीं जाएंगे। जिला अस्पताल को मजबूत किया जाए तो वो हमारे जो है पीजीआई में और एम्स में नहीं जाएंगे, मेडिकल कॉलेज में नहीं जाएंगे। तो ये स्थितियां आज बनी हैं। तो आज भारत में लगभग जो है उत्तर प्रदेश में तो खास करके हमने पीएचसी सीएचसी को इतना मजबूत किया कि अब धीरे धीरे वो पेशेंट सिविल अस्पताल जिला अस्पताल में जाना कम हो गए। और अब क्योंकि देखिए लखनऊ में एक पीजीआई है, एक चंडीगढ़ में है। लखनऊ की पीजीआई में नेपाल, बिहार, मध्य प्रदेश का कुछ भाग, उत्तर प्रदेश तो है ही है, ये इतने जगह के लोग एकाएक आकर गिरते हैं। अब उत्तर प्रदेश भारत सरकार ने एक गोरखपुर में जो है एम्स खोल दिया, तो अब बिहार और जो नेपाल वाले मरीज थे वो गोरखपुर में इलाज कराते हैं, पीजीआई में थोड़ा सा हल्का हो गया मामला। तो इसलिए चीजों को अगर हम लोग डाइवर्सिफिकेशन देंगे, डॉक्टर की संख्या हम बढ़ा रहे हैं, अभी तक नहीं था, हम 4-4,500 डॉक्टर की संख्या बढ़ाएं, तो ये डॉक्टर 4 साल 5 साल 3 साल जो टाइम लगेगा उसमें जब हमारे यहाँ निकल के आएंगे तो वो हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्रों पर भी काम करेंगे, अस्पतालों में भी काम करेंगे। लेकिन वो डॉक्टर फिर भाग जाते हैं दूसरे जगहों पर। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि इन सब चीजों पर थोड़ा मैनेज करिए। फिलहाल जयेश जी काफी लंबे समय से कुछ बोलना चाह रहे हैं। जयेश जी देखिए, मैं यही कहना चाहूंगा कि आपका सवाल बिल्कुल सही है। सबसे पहली बात तो कि जो लाखों रुपए अपनी डिग्री पर खर्च करेगा, आमतौर पर वह इसी समाज से वह लाखों रुपए कमाएगा। इसलिए सबसे पहली प्राथमिकता किसी भी सरकार की यही होनी चाहिए कि शिक्षा कितने कम रुपए में, कितने कम मूल्य में हम हमारे समाज को प्रदान कर पाए। और अगर वर्तमान सरकार की प्राथमिकता देखें, जो यूक्रेन का हमारा आज का मुद्दा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कुछ ही दिन पहले यह बयान जारी किया था कि मुझे तो यह समझ नहीं आता कि आखिर भारत का जो बच्चा है वो छोटे विदेशी देशों में पढ़ने क्यों चले जाता है। तो आज मैंने उसका आपको तर्क बता ही दिया कि आखिर क्यों मजबूर है भारत का बच्चा जो है उसे क्यों विदेशी देशों में जाना पड़ रहा है। आपकी बात बिल्कुल सही है, लेकिन जिस तरीके से बीजेपी को इस पर मंथन करना चाहिए। आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, साथ ही इस चर्चा में बने रहने का बहुत बहुत शुक्रिया। सिंह अपने साहब हमारे साथ मौजूद थे, अश्विनी साही जी मौजूद थे, जयेश जी हमारे साथ मौजूद थे। आप तीनों का बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन जिस तरीके से बात की जाए तो आज की रात जो है कह सकते हैं यही रात अंतिम, यही रात बारी अगर बात कर ली जाए, क्योंकि कल दूसरे चरण की चर्चा हो सकती है यूक्रेन और रूस के बीच। लेकिन इसी बीच यूक्रेन का एक ऐसा बयान सामने आ जाता है जो कहता है कि रूस को आतंकी देश घोषित कर देना चाहिए। तो ऐसे में एक चीज और भी सामने आती है कि अगर चर्चा से ही हल निकाला जा सकता है तो आप शांत रहिए, कल दूसरे चरण की जो चर्चा है वो भी कर लीजिए और उसके बाद अगर बात बनती है तो आप देख लीजिए। लेकिन फिलहाल जिस तरीके से अगर बात की जाए तो मेडिकल के जो छात्र हैं वो भारत में शिक्षा महंगी होने के कारण विदेश में पहुंच जाते हैं और वहां पर इस तरीके के जब हालात पैदा हो जाते हैं तो सभी पार्टियां जो है वो अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने में बिल्कुल पीछे नहीं हटती। फिलहाल आज की इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की अहम खबरों के लिए बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।